नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित स्मृति की रेखाएं श्रृंखला के अंतर्गत गूंगिया का कथानक अर्थात स्मरण लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। मैंने स्वयं चाहे कम पत्र लिखे हों, पर दूसरों के लिए पत्र लेखन मेरा कर्तव्य सा बन गया है। क्या अपना देहात और क्या पहाड़ी ग्राम, सब जगह मेरी स्थिति अर्जी नवीस जैसी हो जाती है। कहीं कोई दुखनी माँ दूर देश भाग जाने वाले पुत्र को वात्सल्य भरा उद्गार लिख भेजने के लिए विकल है, तो कहीं कोई ससुराल की वंदनी बहू भाई को सावन में आने की स्मृति दिलाने के लिए आतुर है। कभी कोई एकाकिनी गृहिणी दूर देश में नई गृहस्थी बसा लेने वाले सहधर्मी के पास कुशल क्षेम भर लिख भेजने का अनुरोध पहुंचाना चाहती है, तो कभी कोई रोगी अपनी सहोदरता की दवाई देकर नगरस्थ मजदूर सहोदर से रुपया भेजने के लिए विवश करने की इच्छा रखती है। कहीं कोई चाचा रक्त संबंध के आधार पर भतीजे से बैल खरीदने में सहायता मांगता है, तो कहीं कोई बहनोई विवाह संबंध का उल्लेख कर साले से रेहन रखे खेत छुड़ा देने का अनुरोध करता है। इस प्रकार पत्र प्रेषकों के वर्ग में सीमातीत विविधता है। पत्र के विषय इतने भिन्न रहते हैं कि कोई पत्र लेखन कला का विशेषज्ञ भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। फिर मेरी तो इस कला में उतनी भी गति नहीं जितनी काव्य में एक तुक्कड़ की होती है। पत्र लेखन कला में मेरी घोर अपटुता के साथ जब पत्र प्रेषकों की दुर्बोधता भी मिल जाती है, तब तो ये कार्य और भी कठिन हो उठता है। वे सब एक साथ इतना कह चलते हैं कि न वाक्यों में संगति रहती है, न भाव में स्पष्टता। रोकने टोकने पर वे समझते हैं कि लिखने वाले में क्षमता नहीं, अतः पत्र का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उनकी अटपटी भाषा और उलझे वाक्यों में खोए इतिवृत्त को क्रमबद्ध करना, उनके अस्पष्ट और मिश्रित भाव के साथ उसकी संगति बैठाना तथा उन्हें पत्र का जामा पहनाना सहज नहीं है। इतिवृत्त को आधुनिक शैली के अनुसार पत्र की रूपरेखा देना भी कठिन है, क्योंकि पत्र लेखन के संबंध में वे ग्रामीण परंपरा के विशेषज्ञ ही नहीं, उसके कट्टर अनुयायी भी हैं। प्रत्येक पत्र के ऊपर चाहे श्री गणेशाय नमः लिखा जाए, चाहे श्री राम, पर इस प्रस्तावना के बिना पत्र पात्रता नहीं प्राप्त कर सकता। जिन्हें उद्देश्य करके लिखा जाता है, वे चाहे दीनता में अतुलनीय हों, चाहे कुरूपता में अनुपम, पर वे सब सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य कहकर ही संबोधित किए जा सकते हैं। पत्र के विषय में भी लेखक को कम उलझन में नहीं डालते, क्योंकि कथा का एक सूत्र पकड़ते ही अनेक सूत्र हाथ में आ जाते हैं। पत्र प्रेषक न जाने कितनी अंतः कथाओं के साथ अपनी कथा कहना चाहता है। इतना ही नहीं, कथा की अवाध गति से घटनाओं के क्रम का कोई संबंध नहीं रहता, पर अंतः कथाएं मुख्य वृत्त से अविच्छिन्न संबंध में बंधी रहती हैं। किसी को किसी संबंधी से रुपया चाहिए, इस बात को एक आप बीती अनेक घटनाओं के साथ ही कह सकता है, और जमींदार महाजन से लेकर घुरहु मगरू पासी तक सबको विपन्नावस्था का गवाह बनाकर ही संतोष पा सकता है। ऐसे पत्र प्रेषक अनेक अतीत घटनाओं का इतना सजीव विवरण देते चलते हैं कि बेचारा पत्र लेखक विस्मित हो उठता है। वह क्या लिखे क्या न लिखे, ये निर्णय उस पर नहीं छोड़ा जाता। वह कुछ गड़बड़ी कर भी दे तो अंत में वे पत्र सुनाने के लिए अनुनय विनय कर उसे और भी अधिक असमंजस में डाल देते हैं। जो कुछ वे लिखना चाहते हैं, उसकी इतनी मौखिक आवृत्तियाँ हो चुकी हैं कि वे अपने वक्तव्य के उपेक्षणीय अंश का अभाव भी तुरंत जान लेते हैं। कागज में से लिखने का स्थान नहीं है, ये कहने पर भी छुटकारा मिलना कठिन है। लेखक के मुख पर अपनी अनुनय भरी दृष्टि स्थापित करके और किसी अक्षरहीन कोने में अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगली रखकर वे उन छूटे हुए विवरण को लिख देने के लिए ऐसा करुण अनुरोध करेंगे जो टाला नहीं जा सकता। मार्जिन या कोनों को खाली छोड़ने के लिए संदेश का कोई अंश छोड़ देना उनकी दृष्टि में अनुचित है।
समूचा कागज जब अक्षरों से लिप्त होते जाता है तब वे निरुपाय होकर लिखने का अनुरोध बंद करते हैं, इससे पहले नहीं। लिखने वाले के हृदयगत भाव को समझ लेने की समस्या भी कम जटिल नहीं। एक भाव को हृदयंगम करते ही भावों की बाढ़ आ घेरती है। साधारणतः वे ग्रामीण नागरिक बुद्धिजीवियों से अधिक भावुक होते हैं। इसी से संदेश का प्रत्येक अंश उनमें नवीन भावोद्रेक का कारण बन जाता है। कथा के क्रम में कभी उनके हंसने का परिचय मिलता है, कभी क्रंदन का, कभी क्रोध पश्चाताप का, कभी ममता की तन्मयता का आभास रहता है, कभी उपेक्षा जनित ग्लानि का, कभी दार्शनिक वीतरागता प्रकट होती है, कभी सांसारिक नीतिमत्ता। सारांश ये है कि घटना काल स्थान आदि के अनुसार भाव में परिवर्तन होता चलता है, पर लेखक उनकी ओर से लिखे हुए पत्र में किस भाव की प्रधानता दे ये जानना सहज नहीं। एक पिता अपने दूरदेशी पुत्र को उसकी कर्तव्यहीनता और उपेक्षा के लिए डांटना चाहता है। पत्र लेखक उसकी ओर से कठोर भर्त्सना के शब्द लिखते लिखते अचानक उन वाक्यों में आंसुओं का गीलापन अनुभव करेगा। फिर सिर उठाकर देखते ही उसके सामने कठोर न्यायाधीश जैसे व्यक्ति के स्थान में एक रोता हुआ भावुक और दीन पिता आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सत्य है यही बताना कठिन हो जाता है। तब फिर किसकी बात लिखी जाए ये जानना तो और भी दूर की बात है। लिखने के उपरांत अनेक बार मुझे पत्र फाड़ कर फेंक देना पड़ा है, क्योंकि लिखाने वाला व्यक्ति अंत में वह नहीं रहता जो आरंभ में था। ऐसी दशा में वही भेज देना अन्याय ही नहीं व्यवहारिक दृष्टि से हानिकर भी होता है, क्योंकि पाने वाला उसके मन के भाव यथार्थ न समझ सकने के कारण भ्रांत धारणा बना लेता है। पत्र प्रेषक के संबंध में सारी समस्याओं का समाधान कर लेने के उपरांत भी एक कठिनाई रह जाती है। एक व्यक्ति के पत्र में गांव भर कुछ न कुछ लिखवाना चाहता है। किसी की ओर से पाल आंगन लिखना है तो किसी की ओर से आशीष, किसी की जयराम जी पहुंचाना है तो किसी की भेंट अंकवार, कोई पाती आधा मिलन है लिखवाकर अपने कवित्व का परिचय देना चाहता है, तो कोई हुई है सोई जो राम रचिराखा लिखवाकर दार्शनिकता का, कोई बचिया बेचने की सूचना देना आवश्यक समझता है, कोई भैंस खरीदने की, किसी के खेत की बेदखली का संवाद भेजना अनिवार्य है तो किसी के लिए छप्पर गिर जाने का, कोई कुआं उगराने की कथा सुनाने को व्याकुल है, कोई पोखर सूखने की। ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन है जो परिचित व्यक्ति को कुछ संदेश न भेजना चाहे। और छोटे ग्रामों में नागरिक जीवन का विच्छिन्नता जनित अपरिचय संभव ही नहीं होता। इसी कारण सब एक दूसरे से विशेष परिचित ही मिलते हैं। यदि जिसे पत्र लिखा जाता है उससे विशेष परिचय नहीं तो पत्र लिखाने वाले से तो रहता ही है। इसी नाते सब छोटे बड़े यथा योग्य लिखवाना नहीं भूलते। कोई काका से विशेष परिचित होने के कारण भतीजे को कर्तव्य विषयक उपदेश देने के लिए उत्सुक है, कोई भांजे से घनिष्ठता के कारण उसके मामा को प्रणाम लिखवाना चाहता है, कोई मौसी के परिचय के नाते बहनौतिन के पति को आशीष पहुंचाने को इच्छुक है, कोई भतीजी की सखी होने के कारण चाची के पितिया ससुर को पाल आंगन भेजना आवश्यक समझता है। ऐसी दशा में संबंध असंबंध, परिचय अपरिचय का अंतर कोई महत्व नहीं रखता। मेरे जैसे व्यक्ति से कुछ न लिखवाना भी उन्हें अपमानजनक लगता है। साहू जी के आले में तेल में धब्बों से भरे लिफाफों के स्थान में मेरे बैग से बगले के पंख जैसा उजला लिफाफा निकल आता है। हल्दी की पुड़िया खोल कर निकाले हुए कागज़ की तुलना में मेरी कॉपी का कागज़ बड़ा स्वच्छ जान पड़ता है। पटवारी की चौपाल के कोने में स्थापित बिना ढक्कन की दावात और काले कलम में वह आकर्षण नहीं जो मेरे चमकीले फाउंटेन पेन में मिलना स्वाभाविक है। पिछौरी के कोने में बांध कर लाए हुए मैले सिकुड़नदार टिकट के सामने मेरे टिकट ही अत्यधिक विश्वसनीय जान पड़ते हैं। पत्र लेखन के ऐसे उत्कृष्ट साधन लेकर बैठे हुए लेखक से जो कुछ नहीं लिखवाता वह अपनी लोकाचार विषयक अनभिज्ञता प्रकट करता है। इसी कारण कवि दो आखर लिख देने के लिए अनुरोध करने लगते हैं। मुझे इस तरह जंगम पोस्ट ऑफिस बनने की कौन सी आवश्यकता है? मेरे लिखे पत्र कहीं पहुंच भी सकेंगे या नहीं? क्या मेरा टिकट लिफाफा सप्लाई डिपो संदिग्ध नहीं है? क्या मेरी अर्जी नवीसी निठल्लेपन का प्रमाण नहीं है? ये सब प्रश्न उनके हृदय में एक बार भी नहीं उठे।
परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अविश्वास और संदेह के अनेक पैने तीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक जीवन का कारण संदेह कर्मनिष्ठा को पंगु और उसका लक्ष्यहीन दुराव जीवन दर्शन को भ्रांत कर देता है। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही मिलती है। कुछ विषम परिस्थितियाँ अपवाद हो सकती हैं, पर जहाँ जीवन कुछ स्वस्थ है वहाँ ये ग्रामीण का सहयोग आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है। सहायता का दान गर्भ शून्य होने के कारण स्वाभाविक और विचार विनिमय अकृत्रिम होने के कारण जीवन के अध्ययन का पूरक है। एक बार मुझे कुछ लिखते देखकर एक वृद्धा अपने दूरदेशी पुत्र को पत्र लिखाने आ बैठी। फिर दूसरे भी आने लगे और अंत में ये कार्य मेरे कर्तव्य की सीमा में आ गया। मैं स्वयं अकारण तो क्या कारण भी कम पत्र लिखती हूँ। इसी से टिकट, लिफाफे, कार्ड आदि का प्रबंध करने पर भी यह पत्र लेखन मुझे महंगा नहीं पड़ा। मेरे बैठने के स्थान अनेक है। कभी पीपल के तने का सहारा लेकर उसकी ऊंची जड़ों का सिंहासन बनाती हूँ, कभी आम के नीचे सूखी पत्तियों के बिछौने का, कभी किसी के ओसारे में पड़ी खटिया का आसीन होती हूँ, कभी किसी के आंगन में तुलसी चौरा के सामने चटाई पर। पत्र लिखने का प्रस्ताव सबसे पहले जो करता है उसी की इच्छानुसार शेष को चलना पड़ता है। पत्र लिखाने वाला निकट बैठता है और सब उससे कुछ दूर हटकर आसपास केवल अभिवादन भेजने वाले आते जाते रहते हैं। कोई पुर चलाना दूसरे को सौंप कर पालांगन लिखाने दौड़ आता है, कोई आशीष लिखा देने का स्मरण दिलाकर दाएं चलाने चला गया, कोई अपना संदेश लिखवाने के लिए भरा घड़ा सिर पर और रस्सी हाथ में थामे ही रुक गई। किसी को जयराम जी लिखवाते समय बेसन पीसने की याद आ गई, कोई रोते हुए लड़के को मोटी रोटी का टुकड़ा देकर पत्र का उपसंहार सुनने लौट आई, कोई उपदेश वाक्य कहते कहते बुझी चिलम सुलगाने के लिए उठ गया। इस तरह सबका आवागमन होता रहता है। केवल इस समारोह का सूत्रधार आदि से अंत तक कभी हंसता, कभी रोता, कभी उदासीन बैठकर कथा का अवरोह संभालता। पत्र लिख जाने पर उसे पूरा सुनाना पड़ता। इतना ही नहीं, उसके इच्छानुसार जहाँ तहाँ कुछ न कुछ जोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। तब वह पत्र को सब प्रकार से अपना प्रमाणित करने के लिए अंगूठे की छाप लगाने को व्याकुल हो उठता है। ऐसे चिन्ह व्यवहार जगत में प्रचलित असत्य से आत्मरक्षार्थ कवच हो सकते हैं, पर पत्र के स्वतः सिद्ध आत्मोद्गार में उनका कोई विशेष महत्व नहीं। इसे सब मान नहीं सकते। इसी कारण कभी कभी नाम के नीचे अंगूठे के चित्र विचित्र और विविध आकृतियों वाले चिन्ह भी सुशोभित हो जाते। पता लिखना इस पत्र लेखन गाथा का सबसे कठिन प्रसंग है। किसी के पुकारने का नाम ननकू, परिचय का नाम महावीर, किसी की घर की संज्ञा दुलरुआ और बाहर की भैरोतीन, कोई अपने गांव में घसीटा पर गांव में राजा राम, कोई नंसार की सिरतजिया ददसार की दुखिया है, किसी को परिवार वाले रूपमतिया और बाहर वाले कलुइया कहते हैं। नाम उपनामों का ये विरोधाभास मूलक गठबंधन हमारे कवि समाज का स्मरण न दिलाए तो आश्चर्य की बात होगी। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति जीवन में अकिंचन रूप में कोयला नाम से हीरा लाल और उपनाम से सरदेंदु होकर भी उपहासास्पद नहीं माना जाता। अकिंचनता सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखती है, रूप प्रकृति का दान है और नाम माता पिता का उपहार कहा जाएगा। शेष एक उपनाम ही रह जाता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसी को संभालना है। संभवतः इसी कारण वे अपने में किसी विशेषता के अभाव या भाव की चिंता न करके संसार की सुंदरतम वस्तु को मिली हुई संज्ञा पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कभी परंपरा ने जिन शब्दों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाया है उनके प्रति उपनाम अन्वेषकों का आकर्षण स्वाभाविक ही कहा जाएगा, पर जब उन शब्दों के अर्थ और उनके द्वारा सांकेतिक व्यक्तियों में किसी प्रकार का भी सादृश्य नहीं मिलता तब उनकी स्थिति विचित्र हो जाती है। सुनने वाले का नाम और उपनाम का अंतर न भूल सके मानो इसीलिए वे दोनों को एक अविच्छिन्न संबंध में बांधकर उपस्थित रहते हैं। पर ग्रामीण नाम और उपमानों की स्थिति इससे भिन्न है। नाम का संबंध तो पंडित जी के पोथी पत्र से है, किंतु उपनाम व्यक्ति के रूप, स्वभाव, गुण या दूसरों की उसके प्रति धारणा का यथार्थ चित्र देता है।
जो लवार नाम से पुकारा जाता है वह इस नाम के उपयुक्त विशेषता से शून्य नहीं हो सकता। जो गुजरिया कही जाती है वह वेशभूषा की रंगीनी में गुड़िया से कम नहीं होती। जो कोयली की संज्ञा पाती है उसका श्याम संगिनी होने के साथ साथ मधुर भाषणी होना आवश्यक है। जो नत्थु कहकर संबोधित किया जाता है उसे जन्म लेते ही नाक में बाली पहनना पड़ा होगा। जो घूरे का उपनाम पा चुका है उसने बचपन में कठोर उपेक्षा का अनुभव किया होगा। इन उपनामों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं पर साधारणतः वे व्यक्ति के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति ही रखते हैं, विरोध मूलक नहीं। पर पत्र लिखते समय ये जानना कठिन हो जाता है कि दूर देश में एक व्यक्ति ने नाम और उपनाम में से किसे विशेष महत्व दिया होगा। जब तक वह परिचित वातावरण में है तब तक उसकी विशेषताओं के निरीक्षक ही उसका नाम निश्चित कर देते हैं, पर जब केवल उसको अपना परिचय देना है तब वह इनसे मिले संबोधनों में से किसे स्वीकार करेगा, ये उसकी रुचि और दूसरों के प्रति उसके भाव पर निर्भर रहता है। इस संबंध में पत्र लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों ही अंधकार में रहते हैं। नाम की समस्या हल हो जाने पर स्थान की बाधा उपस्थित होती है। प्रायः वे नगर के नाम से अधिक पता नहीं जानते। ये चाहे विस्मय की बात न हो, पर पत्र पाने वाले की ख्याति के संबंध में उनका अडिग विश्वास आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता। किसी को विश्वास है कि उसके लाडले बेटे के रूप में सब परिचित होंगे। किसी की दृढ़ धारणा है कि उसके कुश्ती लड़ने वाले भतीजे का नाम नगर भर जानता होगा। कोई समझता है कि उसके भाई जैसे गवैये की ख्याति डाकघर तक पहुंच गई होगी। कोई मानता है कि उसके सांप बिच्छू का विष झाड़ने वाले चाचा से डाकिया अनजान नहीं हो सकता। कोई समझती है कि उसके पति पशु चिकित्सा विशारद होना ही उसका पर्याप्त पता है। कोई कहता है उसके हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लेने पर मामा की विद्वता छिपी नहीं रह सकती। इनके प्रिय संबंधियों की दूर देश के जन समूह में वही स्थिति है जो समुद्र में बूंद की होती है। इसे ना वे जानते हैं ना मानना चाहते हैं। अनेक प्रयत्नों के उपरांत खोज निकाले हुए पते ठिकाने के अनुसार पत्र लिख जाने पर उसे शीघ्र से शीघ्र डाक खाने पहुँचाना आवश्यक हो उठता है। कोई तुरंत पत्र को मिर्जई या साफे में खोस कर हाथ में लोटा डोर थाम कर 3 मील दूर पोस्ट ऑफिस की ओर चल देता है। कोई सवेरे जाने के लिए अभी से गठरी बांध लेता है। कोई पत्र को बक्से में सुरक्षित रखकर अन्य आवश्यक कार्य निपटाने में लग जाता है और कोई स्नेह से उंगलियां फेर फेर कर अक्षरों की स्याही फैलाने लगता है। अनेक बार तो पत्रों को डाक खाने तक पहुंचा देने का कर्तव्य भी मुझे ही संभालना पड़ जाता है, पर प्रेषक इस संबंध में जितना अपना विश्वास करते हैं उतना मेरा नहीं। चिट्ठी डालने के लाल बम्बे को पहचानने में उनसे भूल न होगी, इस संबंध में वे आश्वस्त हैं। पर जिसे मैं ये काम सौंपूंगी वह भूल से पत्र को किसी दूसरे बम्बे में नहीं डाल सकता। इस विषय में उनका संदेह बना ही रहता है। विशेषतः शहर में जहाँ तहाँ पत्र डालने के और पानी के बम्बों का बाहुल्य उन्हें निश्चित नहीं होने देता। उत्तर की प्रतीक्षा के दिन तो उन्हें और भी व्यस्त कर देते हैं। जहाँ सप्ताह में एक बार डाकिया आता है वहाँ के पत्र प्रेषक प्रायः नित्य ही डाकखाने तक दौड़ लगाते हैं। उनके पास कोई चिट्ठी नहीं आई, इतना सुनकर संतुष्ट हो जाना भी उनके लिए संभव नहीं। कोई अपना नाम उपनाम बताने और फिर से सब पते जांच लेने का हठ करने के कारण डाक बाबू से झिड़की खाता है। कोई पत्र पाने की दुराशा में गोत्र से लेकर गांव तक के परिचय की अनेक आवृत्तियां करके डाकिये का कोपभाजन बनता है। जो पत्र मेरे पते से आते हैं उनके संबंध में उत्तर देते देते मेरा धैर्य भी सीमा तक पहुँचे बिना नहीं रहता। कोई पूछता है उत्तर आने में कै दिन बाकी हैं। कोई जानना चाहता है पत्र लिखने में भूल तो नहीं हुई। किसी का अनुमान है कि पत्र पाने वाले के नाम के साथ उसकी सब विशेषताएं न जोड़ देने के कारण पत्र नहीं पहुंच पाया। किसी को संदेह है कि टिकट पुराना होने के कारण बाबू ने पत्र को रद्दी में फेंक दिया होगा। किसी को शंका है कि बरसात के कारण पते के अक्षर न घुल गए हों। किसी का विश्वास है कि चिट्ठी भारी हो जाने के कारण बैरंग होकर निरुद्देश्य घूम रही होगी।
उनकी नासमझी पर कभी हंसी आती है, कभी क्रोध, उनकी व्यवस्था पर कभी झुंझलाहट होती है, कभी ग्लानि। अपने भावों और विचारों के विनिमय के लिए इतने व्याकुल व्यक्तियों को किसने इतना असमर्थ बना डाला? कितने विशाल जन समूह को वाणीहीन बनाकर, जिन्हें अपनी वाग्विदता का अभिमान है, वे कितने निर्लज्ज हैं? इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक ही कहे जाएंगे। ये सब तो जैसे तैसे चल ही रहा था, पर एक दिन जब गुंगिया मेरे आंचल का छोर थामकर विविध हाव भाव द्वारा पत्र लिखने का संकेत करने लगी, तब तो मैं स्वयं अवाक रह गई। क्या कहीं मेरी दुर्दशा की सीमा नहीं है? क्या अब गूंगों के लिए भी पत्र लिखना होगा? गुंगिया किसे क्या लिखवाना चाहती है, ये मैं किस प्रकार समझूंगी? पर जिसे लेकर ये समस्याएं उठ रही थीं, उसे इन सब के समाधान से कोई सरोकार नहीं था। मुझे इतने पत्र लिखते देखकर संभवतः उसका हृदय अपनी करुणा व्यवस्था भूल गया था। इतनी सुख दुख कथाएं लिख चुकने पर भी एक व्यक्ति उसके ऐसे प्रत्यक्ष सुख दुखों की भाषा नहीं जानता, ऐसा विश्वास गुंगिया के लिए सहज नहीं था। मैं उसे अनेक बार देखते देखते अब उसकी उपस्थिति की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। आते समय वह मेरी प्रतीक्षा में बैठी हुई मिलती थी, जाते समय वह पीछे चलकर कुछ दूर तक पहुँचाने जाती थी। कुछ लिखते समय वह कहीं आसपास में बैठकर बड़े कुतूहल के साथ मेरा क्रियाकलाप देखती रहती, और मैं अब उसे कौतुकी दर्शक मात्र समझ बैठी थी। इसी से अब उसने स्वयं पत्र प्रेषक की भूमिका ग्रहण कर ली। तब मैं बड़े असमंजस में पड़ गई। गुंगिया को ये उपनाम गूंगेपन के कारण मिला। उसका नाम तो है धनपतिया। उसका पिता रघु तेली संपन्न भी था और ईमानदार भी। घर में पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, कोल्हू चलता था और सरसों से लेकर रेंडी तक सब कुछ घर में पेरा जाता था। रघु के तेल की शुद्धता और उसकी खली की उपयोगिता की ख्याति गांव की सीमा लांघ चुकी थी। पहलौटी संतान होने के कारण गुगिया के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम रही। नगाड़े वाले लेने आए, डोमनी नाच कर चुनरी ले गई और तेली पंचों की जीवनार में कई पीपे घी खर्च भी हो गए। जच्चा को चिरौंजी डालकर हरीरा दिया गया, बबूल का गोंद पाक कर पंजीरी दी गई। जब 1.25 महीने में माँ बेटी को गोद से लेकर सौरी से बाहर निकली, तो परिवार वालों ने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को नज़र से बचाने के लिए न जाने कितने टोने टोटके किए। बालिका की इतनी लोई की गई कि उसकी रोमहीन देह मैदा की पिंडी जैसी दिखाई देने लगी। उसके इतना तेल मला गया कि उसके अंगों पर देखने वालों की दृष्टि फिसलने लगी। गदगदे शरीर वाली धनपतिया ने 10 महीने की अवस्था तक पहुँचते चलना भी आरंभ कर दिया, पर उसका कंठ 5 वर्ष की अवस्था पार करने पर भी नहीं फूटा। ना वह माँ कह सकी, न दादा, न उसके मुँह से दूध निकला, न हप्पा। केवल ऐ ऐ को विशेष ध्वनियों में उच्चारण करके वह मन के भाव व्यक्त करना जानती थी। बोलना आरंभ करने की अवस्था निकल जाने पर माँ बाप के मुख पर चिंता की छाया पड़ने लगी। गंडे तावीज बांधे गए, जंतर मंतर का सहारा लिया गया, झाड़ फूँक का उपचार हुआ, मानता पूजा अनुष्ठान आदि की शक्ति परीक्षा हुई, पर धनपतिया पर बाड़ी कृपालु नहीं हो सकी। अंत में रघु ने शहर में जाकर डॉक्टर को दिखाया। गुंगिया के तालू और कौवे की बनावट में त्रुटि रह गई है। उसका सुधार विशेष प्रकार के ऑपरेशन द्वारा ही हो सकता है। उसके लिए न रघु के पास धन था, न साहस। परिणामतः धनपतिया गुंगिया बनकर ही बढ़ने लगी। प्रायः गूंगेपन के साथ मिलने वाली बधिरता उसे न देकर विधाता ने उसके अभिशाप को दूना कर दिया, क्योंकि श्रवण शक्ति के अभाव में मूकता उतनी असह्य नहीं लगती जितनी उसके साथ। उसकी पीठ पर केवल एक बहन और हुई, जो बोलने का वरदान लेकर आई थी। गुंगिया ने बाड़ी के अभाव में मानो समझदारी से भर लिया। वह इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि जो एक बार देखती उसे कभी नहीं भूलती, जो एक बार सीखती उसे में कभी त्रुटि नहीं होने देती। 8-9 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह घर के कामों में माँ की सहकारी बन बैठी। अब विवाह की समस्या का समाधान आवश्यक हो गया। कन्या के जीवन में से चिर कौमार्य का कलंक दूर करने के लिए रघु ने उसे धोखाधड़ी का आश्रय लिया, जो विवाह की हाट के अनुपयुक्त कन्याओं के माता पिता का ब्रह्मास्त्र होता है। उसने किसी दूरस्थ गांव में छोटी कन्या की सगाई के उपरांत विवाह के अवसर पर मंडप तले गुंगिया को बैठाकर शेष विधि संपन्न करा दी। 3-4 वर्ष के बाद गौन में ससुराल पहुंचकर गुंगिया ने अपनी दयनीय स्थिति का नवीन परिचय पाया।
वह जब कुछ बोल न सकी और विवश किए जाने पर ऐं ऐं करने लगी तब ससुराल वालों ने धोखा खाने से क्षोभ में आपे से बाहर हो गए। बहू गूंगी है, उसके बाप ने सबको ठग लिया, इसके गहने छीन कर निकाल दो। यदि उद्गारों में गुंगिया ने अपने जीवन की निठुर अभिशाप की वह छाया देखी जो नैहर में माँ बाप की ममता से ढकी हुई थी। उसने बड़ी दीनता के साथ सास के पैर पकड़ लिए, लात खाने पर भी उन्हीं के मुख छिपाए हुए रोती रही, पर किसी का हृदय न पसीजा। धोखा तो धोखा ही है। जिसने उनके साथ छल कपट का व्यवहार किया वह यदि स्वयं दंड न भोगे तो उसकी संतान को तो भोगना ही पड़ेगा। अन्यथा न्याय की महिमा कहाँ रहेगी। अंत में सब गहने कपड़े रखकर ससुराल वालों ने गुंगिया को उसके पिता के घर भेज कर ही संतोष की सांस ली। रघु अपने कार्य से पहले ही अनुतप्त था। अन्याय प्रतिकार के रूप में उसने अपनी दूसरी लड़की का विवाह वहीं कर देने का प्रस्ताव भेजकर संधि कर ली। इस बार कन्या को भली भांति देखकर सुनकर शुभ मुहूर्त में यह विवाह भी हो गया। बूढ़ियाँ कहती हैं कि जब गुंगिया ने अपने चढ़ावे में आए हुए गहने कपड़ों में सजी हुई बहन का अपने पति से गठबंधन होते देखा तब वह मुंह में आंचल ठूस कर ही रुलाई रोक सकी। बहन के चले जाने पर वह अपनी मूक सेवा से माता पिता का संताप दूर करने का प्रयत्न करने लगी। तब से बहुत समय बीत गया। गुंगिया के माँ बाप भी परलोक से धार गए और उसके सास ससुर भी। उसकी बहन रुकिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पर उनमें से एक भी 3